हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से आ चुके हैं अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 3 लेकर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस को हमने अच्छे से सीखा था। तो आज के इस थर्ड लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक जो कि है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एक नया टॉपिक है और ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से आपने इसको अपने एग्जाम में लिखना है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, हुक्स लॉ का क्या मतलब है। सबसे पहले बात, हुक्स लॉ की अपनी मेन चीज आपने क्या याद रखनी है कि जो आपका स्ट्रेस होता है गाइस, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक कोई बॉडी है, अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर अगर मैं कोई बाहर से स्ट्रेस लगाऊं, अगर मैं इस बॉडी पर बाहर से कोई स्ट्रेस लगाऊं, मतलब अगर मैं इसमें कोई डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं इसमें डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं तो इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। आपको पता है कि जब भी हम किसी बॉडी को डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रेन आ जाता है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेस आप किसी भी चीज पे लगाओगे उस बॉडी में उतना ही स्ट्रेन आता जाएगा। ये चीज जो है ये कुछ लिमिट तक होती है। जैसे मान लो आपने कुछ स्ट्रेस लगाया, कुछ स्ट्रेन आया, फिर कुछ स्ट्रेस लगाया, फिर कुछ स्ट्रेन आया, तो ये दोनों चीजें बराबर आएंगी। जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है कि जैसे मान लो आपने कोई भी स्ट्रेस लगाया, जैसे मान लो आपने कोई भी किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाया, मान लो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो उसके अंदर क्या आ गया, कुछ स्ट्रेन आया। तो देखो जो स्ट्रेस आपने लगाया है उस पर स्ट्रेन भी उतना ही आ रहा है, स्ट्रेन भी उतना ही आ रहा है। मान लो 10 का ही स्ट्रेन आ रहा है। तो ये ट्रेंड तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी एक इलास्टिक लिमिट नहीं आ जाती, जब तक आपकी एक इलास्टिक लिमिट नहीं आ जाती। ठीक है, तो जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। बट इलास्टिक लिमिट के आने पर क्या होगा कि जैसे मान लो इलास्टिक लिमिट तक आपने ये चीज करते गए, जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट पे पहुंचोगे तब तक आपकी बॉडी जो है वो अपनी शेप को, तब तक आपकी जो बॉडी है वो अपनी शेप को या अपने साइज को रीगेन कर लेगी, अपने शेप या साइज को रीगेन कर लेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगी। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने बॉडी को स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन। बट कब तक, इलास्टिक लिमिट तक वो चीज होगी, वो चीज इलास्टिक लिमिट तक होगी। जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दोगे फिर ये चीज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर अगर तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये चीज हो रही है तो अपनी बॉडी शेप जो है वो पूरी तरीके से रीगेन कर लेगी। तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। उस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए किसी बॉडी पे आप स्ट्रेस लगा रहे थे और उसमें उतना ही स्ट्रेन आता गया। इलास्टिक लिमिट तक ऐसा हुआ। जैसे ही इलास्टिक लिमिट आपने क्रॉस कर दी, जैसे ही किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद, मतलब इस लिमिट के बाद यहां पे आपकी बॉडी जो है वो कैसा नेचर शो करेगी, प्लास्टिक नेचर शो करेगी। मतलब आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो मतलब एक इलास्टिक लिमिट आई, उसके बाद नीचे उसके क्या आ जाएगी, प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्लास्टिसिटी में क्या होगा कि आपकी बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी। प्लास्टिसिटी में क्या होगा कि आपकी बॉडी अपनी शेप को, जितनी बॉडी को आपने डिफॉर्म किया उतनी ही बॉडी वापस अपनी शेप पे रीगेन नहीं हो पाएगी। पिछली क्लास में हमने एग्जांपल मैंने आपको बताई थी क्ले की, जैसे मिट्टी होती है या फिर आपके घर में जो आटा होता है उसको आप खींचते हो तो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाता है। इसका मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस भी लगाओ तो स्ट्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। स्ट्रेन क्या हो जाता है, बहुत लार्ज हो जाता है।
ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं लेस लेस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस भी लगाओगे, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस भी लगाओगे तो बॉडी में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, ये चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। वो कब तक होगी, सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक होगी, सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ये चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आई होप आपको हुक्स लॉ जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि आप इसको हिंदी में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको लिखना कैसे है एग्जाम में वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा हमारे पास, देखिए आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, हुक्स लॉ states that within an elastic limit the stress is directly proportional to strain for a बॉडी। तो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन एन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए। तो गाइज इसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। अब अगर मान लो ये जो आपने रिलेशन लिखा है, ये रिलेशन आपने पहले डेफिनेशन लिखने के बाद ये रिलेशन यहाँ लिख देना है इसके नीचे, ठीक है। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्ट्रेन है। अब अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होगा तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले सकते हैं, तो वो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, और इस स्ट्रेन को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये जो कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन इज इक्वल टू ई के बराबर। इस कांस्टेंट को हम ई कहते हैं और ई का नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये कांस्टेंट जो है, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम बोलते हैं। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है, ये क्या किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। जो भी आपके मटेरियल का नेचर होगा, जो भी आपके मटेरियल का नेचर होगा, मटेरियल मान लो कोई मेटल है, मान लो एल्यूमिनियम है, मान लो कॉपर है, मान लो स्टील है, कोई भी मटेरियल है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ये चीज़ एक बात कंफ्यूजन कभी मत रखना अपने दिमाग में कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता है। इस रिलेशन का ये मतलब नहीं है कि ये इसके इक्वल टू के सामने है तो ये इस पे डिपेंड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, क्या चीज़ है वो, ठीक है। स्ट्रेस पे लगने वाले स्ट्रेस से उसको कोई मतलब नहीं है, ये टर्म बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, किसी भी बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बारे में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में आपको और क्या क्या चीजें जो हैं वो याद रखनी है। तो देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप क्या बोलते हो कि भाई ई होता है। अब ई जो है ये आपने याद रखना है, ये किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता और करता है। तो पहली बात हमने क्या बोली कि भाई इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ
मटेरियल, ये मटेरियल के जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। ये कभी भी बॉडी की जो डायमेंशंस है उस पर डिपेंड ये नहीं करता है। बॉडी की डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ वगैरह अगर कुछ भी हो जाए तो उस चीज़ पर ये कभी भी डिपेंड जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद थर्ड आ जाइए, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये बॉडी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको यहां पे याद रखनी है। किसके बारे में? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। अब देखो, जैसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर ही है, सेकंड पॉइंट है कि डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको समझने के लिए एक मान लीजिए मैं अगर एक क्वेश्चन बना दूं यहां से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी पर आप एक स्ट्रेस लगा रहे हो, कोई भी वैल्यू लो, मान लो 2 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अगर आप एक स्ट्रेस लगा रहे हो, ठीक है। तो स्ट्रेस लगाने से क्या हुआ कि उस बॉडी की जो आपके पास डायमेंशन है, उस बॉडी की जो आपके पास डायमेंशन है, मान लीजिए डायमेंशन मतलब उसकी जो लेंथ है, उस बॉडी की डायमेंशन, जैसे मान लीजिए उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई। क्या हो गई? वो डबल हो गई, मान लो, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है, उस पर आपने एक स्ट्रेस लगाया। कितना स्ट्रेस लगाया वो आपको दिया हुआ है। स्ट्रेस लगाने से बॉडी की जो डायमेंशन थी, मतलब जो लेंथ थी, वो डबल हो गई, ठीक है। तो मान लो इस बॉडी का पहले कोई एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था। क्या था? कोई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था। तो अब बाद में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना रहेगा इसका, जब आपने लेंथ को डबल कर दिया। जैसे मान लो पहले जो बॉडी थी या कोई रॉड थी, उसकी लेंथ L थी, ठीक है, और बाद में लेंथ अगर 2L हो गई, तो अब पहले मान लो उसका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था वो E था, और अब कितना होगा? तो अब भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो वो चेंज नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बन जाता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी बन सकता है, जो इसके बाद इसके टाइप्स के अंडर आएगा। लेकिन जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक बॉडी पे आप इतना स्ट्रेस लगाते हो, उसकी लेंथ डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसमें उसके यंग्स मॉडुलस अगर पहले कुछ था, यानी कि ई था, या मान लो कोई वैल्यू दे रखी है, तो बाद में भी कितना होगा? तो लेंथ को डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। आप लेंथ को जितना मर्जी चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्या बात याद रखनी है आपको, कि जो आपके पास मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जैसे अगर हम यंग्स मॉडुलस की ही बात कर लें, चलो वो तो हम बाद में करेंगे। जैसे मान लो टेम्परेचर की बात करें, तो जो टेम्परेचर होता है, अगर आप कभी भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो याद रखना ई की वैल्यू हमेशा घटती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमेशा डिक्रीज होगा। ये आपने एक ट्रेंड जो है, एक ऑर्डर यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था? नेचर ऑफ मटेरियल। सेकंड क्या था? डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ बॉडी। एंड थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होगा। वो हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब इसके बाद इसके हमारे पास 3 और टाइप्स भी आएंगे आगे, वो हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम हुक्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक हमारे पास ग्राफ आता है, जिसे हम, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कहते हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या कहते हो? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। तो हम उसे डिस्कस करेंगे, और आपने ये मेन पॉइंट्स यहाँ से अपनी कॉपीज पे नोट कर लेने हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो स्टूडेंट्स, अब हम लेकर आ गए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप एज इट इज़ अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वही आपने एग्जाम में लिख लेने हैं। तो पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद आप इसे अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब क्या होता है? आपने सिंपली एक ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ में आपने 2 यहाँ पे एक्सिस लेनी है। एक आपने ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, और इस तरफ को आपने एक्स एक्सिस लेनी है। जो ऊपर की तरफ एक्सिस है वहाँ पे आपने उसको स्ट्रेस मानना है, और इधर वाली एक्सिस है जो एक्सिस, उसमें आपने उसको स्ट्रेन मानना है।
फिर ये ग्राफ आपने बनाना कैसे है, आपने इस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरीके से, बिल्कुल ये वाली जो O पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक की जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। उसके बाद एक आपने A से B पॉइंट लेना है, फिर B से C, और इस तरीके से इसको ग्राफ को इस तरीके से आपने बना देना है। मैंने इस ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स माने हैं, जैसे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट और E पॉइंट माने हैं। अब सबसे पहला स्टेप समझते हैं कि ग्राफ हम क्यों बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है और आप उस बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बॉडी में स्ट्रेन आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना बॉडी में स्ट्रेस आएगा उतना ही स्ट्रेन बॉडी में प्रोड्यूस होगा। बट ये चीज़ सिर्फ एक लिमिट तक हो सकती है जिसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, एंड आफ्टर दैट इलास्टिक लिमिट, उस इलास्टिक लिमिट के बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ट्रेंड है वो होना बंद हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट हम लाइन को पढ़ते हैं पहले। तो दिस कर्व इज अ बिहेवियर ऑफ मटीरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू लोड। कह रहा है कि ये जो आपके पास कर्व है ये मटेरियल के बिहेवियर को बताता है जब आप उसको लोड के अंडर रखते हो। लोड बेटा क्या होगा, कोई भी आप लोड लटका दो नीचे, जैसे मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है और आप उस स्प्रिंग के नीचे कोई लोड लटका दो जिसका वेट जो है वो mg है मान लो, ठीक है। तो ये भी तो फोर्स ही होगी एक तरीके की, एक ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगी, स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगी। तो आप ये भी लोड भी लगा सकते हो, या आप अपनी फोर्स जो आप स्ट्रेच करने वाली फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दिस कर्व इज बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू लोड। जब हम लोड लगाएंगे तो उसका हम जो बिहेवियर है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या है, फ्रॉम ग्राफ वी कंक्लूड दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट ए। इस ग्राफ के अंदर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के ए पॉइंट तक। तो देखो जो ए पॉइंट है यहां से यहां तक का जो ए पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है कि जितना स्ट्रेस होगा उतना स्ट्रेन होगा, तभी तो एक लीनियर ग्राफ बनता है। आपको इतनी बात पता होगी कि लीनियर ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये ग्राफ कब होता है, जब ये वाली चीज इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां तक ए पॉइंट तक क्या होगा, ए पॉइंट तक आपका जो है यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर जो है वो यहाँ पे चलेगा, मतलब आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा। आगे चलते हैं। एज द ग्राफ इज लीनियर, तो ग्राफ कैसा था, ओ से लेकर ए तक लीनियर ग्राफ था। सो हुक्स लॉ इज ओबेड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ओ से लेकर ए पॉइंट तक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा स्ट्रेन के, इसका मतलब ये हुक्स लॉ ओबे कर रहा है ए पॉइंट तक। आगे चलते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। जो रीजन आपका ओ से लेकर ए तक के बीच का रीजन है, ये पूरा ओ से लेकर ए तक, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर है। नाउ इफ लोड इज रिमूव्ड in this region between O and A, then the body regain its original dimensions. Dimensions मतलब लेंथ हो सकती है, ब्रेथ, वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इस रीजन के अंदर मतलब ए पॉइंट तक अगर आप बॉडी पर से बाहर वाली फोर्स को हटा देते हैं या आप लोड को हटा देते हैं, मतलब आप स्ट्रेस को हटा देते हैं, तो बॉडी अपनी शेप को दोबारा रीगेन कर पाएगी, क्योंकि अभी आप इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं गए हो। अभी आप इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं गए हो तो बॉडी अपनी शेप को बड़ी इजीली रीगेन कर पाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा है, इफ द लोड इज रिमूव्ड, अगर आप लोड को हटाते हो या फोर्स हटा रहे हो तो बॉडी अपनी रीगेन कर लेगी ओरिजिनल डायमेंशंस, मतलब ओरिजिनल शेप वगैरह, ठीक है। चलिए, इन रीजन ए टू बी स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट बॉडी स्टिल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। कह रहा है ए से लेकर बी रीजन में जो आपका ग्राफ है ना वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया यहाँ से। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कैसे बनाना है। ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मतलब इस केस में प्रोपोर्शनल लिमिट तो खत्म हो गई, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी अभी अपनी इलास्टिक लिमिट को खो चुकी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट तक है। तो ओ से लेकर ए तक जो है जितना स्ट्रेस लगाया उतना स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस लगाया उतना स्ट्रेन, लेकिन ए के बाद वो चीज होना बंद तो हुई, वो चीज होना बंद तो हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ट्रेंड खत्म तो हो गया, लेकिन ए से बी तक अभी भी बॉडी के पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर पाए, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से रीगेन कर पाए। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि इन रीजन ए टू बी द स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस नहीं होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट बॉडी
still return back to its original configuration, but body still return back to its original configuration. ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन तक यहाँ बॉडी वापस आ जाएगी. ठीक है, क्लियर है भाई सबको इतनी बात? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया. आगे देखो, पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. हाँ भाई दिख रहा है पॉइंट बी क्या इलास्टिक लिमिट है. मतलब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद अब इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगी बी के बाद, लेकिन बी तक इलास्टिक लिमिट है, यहां तक बॉडी अपनी शेप रीगेन कर लेगी. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट सी पे आ जाते हैं. पॉइंट सी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट विच इज द एंड ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर. हाँ जी बिल्कुल सही है. पॉइंट सी जो ग्राफ में दिख रहा है, यहां पे इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो चुका है. इलास्टिक बिहेवियर तो बी पर ही खत्म हो गया था, है ना. तो सी नहीं सॉरी, इलास्टिक लिमिट जो है वो बी पर तक थी, लेकिन जो इलास्टिक बिहेवियर खत्म होगा वो सी पॉइंट तक खत्म होगा. ठीक है, जो इलास्टिक बिहेवियर है, इलास्टिक बिहेवियर वो सी पॉइंट पर जाकर एंड होगा. उसके बाद क्या लिखा है, चलिए आगे चलते हैं. इफ लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड बी, कह रहा अगर बी के बाद मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप उस पर और लोड बढ़ा दो, मतलब उस पर और स्ट्रेस बढ़ा दो, देन अ लार्ज स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड. मतलब कि बोलने का मतलब है, देखो दोबारा पढ़ते हैं इसको फिर से देखते हैं क्या बोला. इफ लोड इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड बी, कह रहा अगर बियॉन्ड बी के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप थोड़ी सी और फोर्स लगा रहे हो, थोड़ा और लोड लगा रहे हो, तो और लोड लगाने पर क्या होगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा. तो मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस कम स्ट्रेन ज्यादा. पहले क्या हो रहा था, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, बट अब क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन. कौन से पॉइंट के बाद भाई, कौन से पॉइंट के बाद पढ़ा आपने, बी पॉइंट के बाद. कौन से पॉइंट के बाद, बियॉन्ड बी पॉइंट. देखो इसके बाद ऐसा होगा, थोड़ा स्ट्रेस लगाओगे तो ज्यादा स्ट्रेन होगा. ठीक है, क्लियर भाई. ए परमानेंट सेट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट सी, कह रहा पॉइंट सी पर एक परमानेंट सेट हो जाएगा बॉडी में. मतलब मान लो जैसे आपके घर आपके हाथ में ना एक वो फ्लोर है, आटा है, तो आपने क्या किया, आपने उसको, या क्ले है, मिट्टी है, आपने उसको खींचा और खींच कर आप आ गए मान लो सी पॉइंट तक आ गए. तो सी पॉइंट पर क्या होगा, इलास्टिक लिमिट तो जा चुकी है, बॉडी वापस नहीं जाएगी, रीगेन नहीं कर पाएगी. तो वो जब नीचे जाएगी तो वो परमानेंट सेट हो जाएगी. मतलब जैसे जितनी खींचो उतनी पर वो रुक जाएगी, सेट हो जाएगी. जैसे मान लो मिट्टी है, खींचा और उतनी पर आकर ही वो मिट्टी रुक गई. ठीक है, तो एक परमानेंट सेट आ जाएगा बॉडी में, परमानेंट फिक्स हो जाएगी बॉडी. आगे, द डिफॉर्मेशन इन रीजन बिटवीन बी एंड डी. देखिए फिर से पढ़ते हैं एक बार. द डिफॉर्मेशन इन द रीजन बिटवीन बी एंड डी इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. हाँ भाई, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है ना. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, व्हाट इज प्लास्टिसिटी. अगर आप बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हो, बॉडी की डायमेंशन चेंज करते हो, तो बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाती. जब नहीं कर पाएगी तो उसमें क्या आ जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, बॉडी में एक परमानेंट सेट आ जाएगा. तो डिफॉर्मेशन इन द रीजन बिटवीन बी एंड डी इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. बी एंड डी के बीच में बॉडी में क्या होगा भाई, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा. क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ये बी और डी के बीच में. अब बॉडी अपनी शेप रीगेन नहीं कर पाएगी भाई. लगाया जो आप जोर लगा दो, बॉडी वापस जाएगी नहीं, बॉडी परमानेंट क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी और डिफॉर्म हो जाएगी. लास्ट पॉइंट आते हैं, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई. बियॉन्ड पॉइंट डी देयर इज अ वर्चुअल फ्लो ऑफ वायर. कह रहा भाई अगर आप डी के भी बियॉन्ड चले जाओ तो क्या होगा, मतलब आप डी के भी बियॉन्ड चले जाओ तो क्या होगा, तो अपने आप ही वायर का एक वर्चुअल फ्लो होगा. वायर अपने आप ही नीचे को आना शुरू हो जाएगी. एंड द स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी स्ट्रेस. मतलब अब आपने स्ट्रेस लगाया भी नहीं है और अपने आप ही वायर नीचे को जा रही है. तो फॉर एग्जांपल आपके हाथ में चिकनी मिट्टी है, क्ले है, आपने उस पर स्ट्रेस लगाया और एक पॉइंट ऐसा आएगा, खींचते जैसे आप उसे छोड़ दोगे ना, तो वो मिट्टी इतनी ढीली हो जाएगी कि वो खुद ही नीचे आके गिर जाएगी. मतलब उसमें ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाएगा. या अपने घर पे अपने जैसे आपके पास फ्लोर आटा होता है, तो आप उसको खींचते हो, एक पॉइंट ऐसा आता है आप छोड़ भी दोगे ना, तो वो आटा फिर भी क्या होता है, बिना स्ट्रेस लगाए वो फिर से नीचे अपने आप ही नीचे गिर जाता है. तो वर्चुअल फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. सो स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी स्ट्रेस. स्ट्रेन भाई आ जाएगा, स्ट्रेस तो लगाया ही नहीं है. सो पॉइंट ई इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट. पॉइंट ई को कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट. मतलब फ्रैक्चर पॉइंट पर बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी भाई, टूट जाएगी, गिर जाएगी. आप फ्रैक्चर पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट भी लिख सकते हो. तो हम इसकी जगह यहां पे इसको ब्रेकिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है.
ठीक है, तो फ्रैक्चर पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। सो गाइज दिस इज योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, और आप इसे अपनी कॉपीज पे एज इट इज एग्जाम में आप इसे लिखेंगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज ये था हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मैंने ये थ्योरी पहले से लिख रखी थी, क्योंकि इतना टाइम अगर मैं लिखता तो बहुत टाइम लग जाता, और इसीलिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ग्राफ के, कि हमसे कई बार ग्राफ देके पूछ लेता है कि भाई बताओ ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल मटेरियल कौन सा है। हालांकि बोर्ड में तो वो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। मैंने पहले बताया था कि हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज आई होप अगले लेक्चर में गाइज हम इसके जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो हमने कांस्टेंट अभी पढ़ा है आज ई, जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है, हम उसके 3 टाइप्स आगे पढ़ेंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।